आप सभी का हमारे इस चैनल प्रकर्ष क्लासेस में स्वागत है। आपातकालीन प्रावधान की श्रृंखला में ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम देखेंगे अनुच्छेद 356 और 360 के बारे में, यानी वित्तीय आपातकाल और राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 356 में दिया गया है, जबकि वित्तीय आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 360 में दिया गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं अनुच्छेद 356 अर्थात राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल। अनुच्छेद 355 में एक प्रावधान है, उसको देखते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 355 के अनुसार प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार ही कार्य करेगी। तो ये अनुच्छेद 355 में दिया गया है कि हर राज्य की जो सरकार है संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में संविधान के जो अनुच्छेद प्रावधान है उनका उल्लंघन नहीं करेगी। लेकिन यदि कोई सरकार ऐसा करती है, यानी संविधान के प्रावधानों का पालन नहीं करती है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करके उस राज्य को अपने नियंत्रण में ले सकता है। अब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने अर्थात अनुच्छेद 356 का उपयोग करने के दो आधार है। दो आधार क्या है, जरा इनको देखते हैं। सबसे पहला है कि यदि राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट, इसको ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल की रिपोर्ट या फिर अन्य प्रकार से उसको यह समाधान हो जाता है, उसका ये डिसीजन हो जाता है कि राज्य सरकार जो है संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है। एक तो यह है कि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है, राष्ट्रपति को ये ज्ञात विदित हो जाता है, चाहे राज्यपाल की रिपोर्ट के बेस पे हो या फिर अन्य किसी तरीके से, कि उस राज्य की जो सरकार है वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, तो वो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। दूसरा यह है कि केंद्र सरकार द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं राज्य सरकारों को, कि यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करने में या उनको लागू करने में असमर्थ रहती है, तो दो आधार है इसके, सिंपल आधार हैं कि पहला, या तो संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार नहीं चल रही है और इस सिचुएशन का पता राष्ट्रपति को लग जाता है, चाहे राज्यपाल जो रिपोर्ट भेजता है उसके पास, उसके बेस पे या अन्य किसी भी आधार पे पता चल जाता है कि राज्य सरकार जो है संविधान के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है। या फिर दूसरा है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिए होते हैं, निर्देश देती है केंद्र सरकार विभिन्न मुद्दों पर, और राज्य सरकार उन निर्देशों का पालन करने में असमर्थ रहती है। तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। तो ये अनुच्छेद 356 के दो आधार हैं। अब देखिए, जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो फिर उस घोषणा का संसद से अनुमोदन, बिल्कुल 352 की तरह ही है, यह भी अनुमोदन संसद से करवाना आवश्यक होता है। तो उसके बारे में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा लागू होने के 2 माह, याद रखिएगा इसको, 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामान्य बहुमत से, ये भी याद रखने योग्य है, जहाँ पे 352 में विशेष बहुमत आवश्यक था, वहाँ पे यहाँ सामान्य बहुमत, और महीने भी यहाँ 2 दिए हैं जबकि उसमें 1 माह था। तो 2 माह में संसद का प्रत्येक सदन सामान्य बहुमत से इस प्रस्ताव का अनुमोदन करना आवश्यक है। इससे प्रत्येक बार 6 माह के लिए अधिकतम 3 वर्ष तक अनुमोदन द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ये देखिएगा आप कि अधिकतम, ये प्रश्न पूछा गया है कई प्रतियोगी परीक्षाओं में कि अधिकतम राष्ट्रपति शासन कितने समय तक लगाया जा सकता है किसी राज्य में, तो उसका उत्तर है 3 वर्ष। यानी 3 वर्ष भी एक साथ नहीं लगेगा, हर बार संसद के दोनों सदन उस प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे तो केवल और केवल 6 माह के लिए अनुमोदन करेंगे। जब 6 माह पूरे होने को आएंगे तो फिर अगले 6 माह के लिए और अनुमोदन
कर देंगे। और इस तरह से ये अनुमोदन 6 महीने का करते करते राष्ट्रपति शासन जो है कुल मिला के 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। लेकिन इसमें भी शर्त है, 3 वर्ष तक भी आप ऐसे नहीं लगा सकते। उसमें एक शर्त है कि 1 वर्ष बाद, यानी 6 महीने के 2 अनुमोदन आपने कर दिए, तो 1 वर्ष बाद भी राष्ट्रपति शासन को तभी लागू रखा जा सकता है जबकि 2 शर्तें पूरी हो। ये 2 शर्तें क्या हैं, ज़रा इनको देखिएगा। 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि यदि पूरे भारत में या उस राज्य में, जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 लगा हुआ है, यदि अनुच्छेद 352 लगा हुआ है तो ही आप 1 वर्ष से अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हो। दूसरा है कि चुनाव आयोग ये प्रमाणित कर दे, चुनाव आयोग ये कह दे कि उस राज्य में अभी विधानसभा चुनाव कराना कठिन है। तो 2 शर्तें देखिएगा। 1 वर्ष तक तो आप केवल संसद के अनुमोदन द्वारा 6 महीने के 2 अनुमोदन द्वारा 1 वर्ष तो लगा सकते हो, लेकिन इसकी अधिकतम अवधि है 3 साल। तो 3 साल यदि आपको ये लगाना है तो फिर आपके सामने ये 2 स्थितियां होनी चाहिए तभी आप, पहला कि उस राज्य में या उसके भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है या पूरे भारत में लगा है, अनुच्छेद 352 लगा है, और दूसरा है चुनाव आयोग ये कह दे, ये प्रमाणित करके कह दे कि अभी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन, माफ़ कीजिए, चुनाव कराना, विधानसभा के चुनाव कराना संभव नहीं है। अभी हम इसमें देखेंगे कि इन परिस्थितियों में क्या प्रभाव पड़ता है, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल ये 2 चीज़ें उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति एक और घोषणा द्वारा, ये पॉइंट है कि राष्ट्रपति शासन वापस कैसे लिया जाएगा। जैसे 3 वर्ष तक लगा या 6 माह तक लगा या 1.5 साल लगा, 2 साल लगा, अब उसको वापस लेना है, तो इसके लिए राष्ट्रपति को एक घोषणा जारी करनी पड़ेगी कि आज से इस राज्य में राष्ट्रपति शासन समाप्त किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि इसके लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, जबकि उसमें लोकसभा का अनुमोदन आवश्यक था 352 में, कि लागू करने में विशेष बहुमत चाहिए था दोनों सदनों का, और वापस लेने के लिए लोकसभा का साधारण बहुमत चाहिए था। इसमें लागू करने के लिए दोनों सदनों का केवल सामान्य बहुमत चाहिए, बार बार मैं कह रहा हूँ, इसमें सामान्य बहुमत चाहिए, और वापस लेने के लिए इसको संसद में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति यदि एक सिंपल घोषणा कर दे कि आज से इस राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं रहेगा, तो उसी दिन से जो है ये समाप्त हो जाता है, यानी राष्ट्रपति शासन फिर इसमें नहीं रहता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा की जाती है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, तो उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ऐसी दशा में राज्य की मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। पहली चीज़ तो यह है कि भंग कर देता है, बल्कि भंग कर सकता, क्या कर ही देता है कि अब मंत्रिपरिषद कार्य नहीं करेगी और सारा का सारा जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास चला जाता है, और राज्य की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास आ जाती है। सारी शक्तियां जो मंत्रिपरिषद की शक्तियां थी कार्यकारी, वो अब चली गई है किसके पास, राष्ट्रपति के पास, क्योंकि नाम से ही क्लियर है, राष्ट्रपति का शासन। राज्य का राज्यपाल अब राष्ट्रपति के नाम से मुख्य सचिव या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सलाहकार की सहायता से शासन चलाता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि अब राष्ट्रपति चूँकि प्रत्येक बात पे डिसीजन नहीं कर पाता है, तो राष्ट्रपति यह शक्तियां डेलीगेट कर देता है किसको, राज्यपाल को, यानी राज्य का शासन अब राज्यपाल चलाएगा। राज्यपाल की इस कार्य में सहायता करेगा राज्य का मुख्य सचिव या कोई सलाहकार जिसे राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति शासन में वास्तव में शासन की शक्तियां जो आ जाती है वो आ जाती है राज्यपाल के पास। इसके बाद विधानसभा की बात करेंगे कि विधानसभा की क्या स्थिति रहती है। तो राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है या निलंबित कर सकता है। ये 2 सिचुएशन है,
या तो भंग कर देता है। भंग करने का मतलब है कि अब वापस चुनाव होंगे, या निलंबित कर देता है यानी उसको सस्पेंड कर देता है, यानी वो उस राष्ट्रपति शासन की अवधि तक विधानसभा का सत्र नहीं होगा, किसी प्रकार का कामकाज विधानसभा नहीं कर पाएगी। लेकिन निलंबन जो ही रद्द किया जाता है, लिखा है कि एक अन्य घोषणा द्वारा राष्ट्रपति शासन समाप्त किया जाता है, तो विधानसभा वापस काम करने के योग्य बन जाती है। तो दो सिचुएशन है, भंग करना और निलंबित करना। भंग करने का अर्थ है कि विधानसभा समाप्त हो गई, अब वापस नए चुनाव होंगे। लेकिन निलंबित करने का अर्थ है कि उसे काम करने से रोक देना कुछ समय, जब तक राष्ट्रपति शासन लागू रहे। ऐसी दशा में राज्य विधानसभा की विधायी शक्तियां संसद को प्राप्त हो जाती है। सीधी बात है, देखिए, कार्यकारी शक्तियां जो मंत्री परिषद है राज्य की, उसकी शक्तियां प्राप्त होती है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उनको डेलीगेट कर देता है राज्यपाल को। ऐसे ही विधायी शक्तियाँ, विधानसभा, विधानमंडल या विधान परिषद जो है राज्य की, उसकी सारी शक्तियाँ चली जाती है किसके पास? संसद के पास। तो अब उस राज्य के लिए विधेयक व बजट संसद ही पारित करेगी। ये महत्वपूर्ण है। बजट जो राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद पारित करती थी, अब उनके स्थान पर संसद द्वारा पारित किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद द्वारा उस राज्य के लिए निर्मित कानून राष्ट्रपति शासन की समाप्ति के बाद अप्रभावी नहीं होते। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि संसद ने राष्ट्रपति शासन के दौरान कोई कानून बनाया और कुछ समय बाद राष्ट्रपति शासन समाप्त हो गया, तो उस कानून का क्या होगा? वो कानून लागू रहेगा, बना रहेगा। हाँ, लेकिन राज्य की जो विधायिका है वो उसमें कोई संशोधन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, या उसको वापस ले सकती है। यानी विधायिका राज्य की विधानसभा और विधान परिषद चाहे तो उसको वापस ले सकती है, या उसमें किसी प्रकार का कानून में परिवर्तन कर सकती है। लेकिन वापस भी नहीं लेती, परिवर्तन भी नहीं कर दी, तो वो कानून जैसा संसद ने पारित किया है उसी प्रकार से लागू रहेगा। ये उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय की शक्तियां प्राप्त नहीं होती। वो बिल्कुल ये क्लियर है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान दो की शक्तियां ही शिफ्ट होती है। एक तो मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री की, ये जाती है राष्ट्रपति के पास, और दूसरी जो शक्ति है वो है विधायिका की, विधानमंडल जो राज्य का है उसकी शक्तियां जाती है किसके पास? संसद के पास। लेकिन उच्च न्यायालय जो है उसकी शक्तियाँ कहीं नहीं जाती है, उसी के पास रहती है, क्योंकि उच्च न्यायालय इस राष्ट्रपति शासन से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होता है। आगे चलते हैं हम। तो इस प्रकार से ये आप प्रभाव, संसदीय अनुमोदन आप समझ चुके होंगे, 356 का प्रयोग। अब हम देखते हैं 360, अनुच्छेद 360 में भी वित्तीय आपातकाल का वर्णन है। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया जा चुका है। 352 का ये याद रखें, पूछने लायक क्वेश्चन है, 3 बार हुआ है। आगे हम देखेंगे कि कब कब इनका प्रयोग हुआ है। 356 की जहाँ तक बात है, ये 125 से अधिक बार इसका उपयोग हो चुका है अभी तक। और 360 की बात है, इसका एक बार भी उपयोग नहीं हुआ है, ये बिल्कुल शून्य है। तो 360 में का वास्तव में व्यावहारिक उपयोग नहीं हुआ है। हम इसकी सैद्धांतिक बातें जानने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए कि भारत या इसके किसी भाग की वित्तीय स्थिति या साख खतरे में है, तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि राष्ट्रपति को ये लग जाता है कि भारत की वित्तीय स्थिति या जो साख है, क्रेडिट, फाइनेंशियल क्रेडिट भारत की, वो खतरे में है, भारत पे वित्तीय संकट मंडरा रहा है, तो फिर वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति की संतुष्टि को न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखा गया है। ये महत्वपूर्ण है। पहले यह था कि राष्ट्रपति संतुष्ट हो गया,
अब कैसे संतुष्ट हुआ, किन तथ्यों के आधार पर संतुष्ट हुआ कि उसने अनुच्छेद 360 डिक्लेयर कर दिया। तो कोई भी न्यायालय राष्ट्रपति के इस कार्य को अनुचित नहीं मान सकता था कि वो संतुष्ट कैसे हुआ, हमें बताओ। लेकिन अब न्यायालय में ये देखा जा सकता है कि राष्ट्रपति के सामने जो तथ्य आए, क्या वाकई में ऐसे थे कि राष्ट्रपति को लग गया कि भारत का वित्तीय स्थिति या साख खतरे में है। तो उन तथ्यों की राष्ट्रपति के संतुष्ट होने की प्रक्रिया की न्यायालय जांच कर सकता है। तो देखिए, अब संसद के अनुमोदन की बात करें, घोषणा होने की तिथि से इसे 2 माह के भीतर, यह भी 2 माह है, 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा सामान्य बहुमत से, यह भी सामान्य बहुमत है, 356 से मिलता जुलता है बिल्कुल, से स्वीकृति मिलनी आवश्यक है। लेकिन वहाँ उसमें था कि हर 6 माह बाद संसद का अनुमोदन आवश्यक है, और अधिकतम कितना साल था, 3 साल। उसमें भी यह था कि 1 साल से ज़्यादा लगाना है तो फिर या तो आपातकाल लगा हो या फिर चुनाव कराने में कठिनाई हो। लेकिन इसमें देखिएगा, एक बार संसद से अनुमोदन हो जाने के बाद अनिश्चित काल तक लागू रह सकता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि केवल एक बार संसद ने सामान्य बहुमत से इसके घोषणा होने के 2 माह के भीतर भीतर इसको पारित कर दिया तो फिर यह अनिश्चित काल तक लगा रहेगा। यानी इसे बार बार संसद से अनुमोदित करवाने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति किसी भी समय एक अन्य घोषणा द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा को वापस ले सकता है। इसमें भी संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। तो यह भी 356 से कुछ बातों में मिलता है। यदि 356 आपसे कहे 356 और 360 की संसदीय अनुमोदन की लिहाज से तुलना कीजिए तो 356 में भी 2 माह है, इसमें भी 2 माह है। 356 में भी सामान्य बहुमत से पारित हो, इसमें भी है। लेकिन 356 को भी राष्ट्रपति एक सामान्य घोषणा द्वारा वापस ले सकता है, 360 को भी ले सकता है। लेकिन अंतर यह है कि जहां 356 को हर 6 महीने बाद संसद से अनुमोदित करवाना होगा और अधिकतम वो 3 साल तक लागू रह सकता है, वहीं 360 के बारे में लिखा है कि एक बार अनुमोदन हो गया तो इसको बार बार संसद से अनुमोदित करवाने की आवश्यकता नहीं है, और यह जो है अनिश्चित काल तक लागू रह सकता है। तो इस प्रकार से 360 का संसदीय अनुमोदन और समय अवधि आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं इस घोषणा 360 की घोषणा के प्रभाव क्या होता है। तो घोषणा के परिणाम स्वरूप राज्य के सभी वित्तीय मामलों पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। राज्य के वित्तीय जो कार्य गतिविधियां हैं उन पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। ऐसे में केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय औचित्य के सिद्धांत, ये महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी काम आप करते हो तो यह देखना जरूरी है कि आप उसको क्यों कर रहे हो, उसके बिना नहीं रह सकते क्या। धन खर्च कर रहे हो किसी भी मद पे तो क्यों कर रहे हो, क्या औचित्यपूर्ण है। तो इस सिद्धांत का पालन करने एवं अन्य जरूरी निर्देश जारी कर सकती है। यानी केंद्र के का नियंत्रण हो जाता है राज्य के वित्तीय कार्यों पर। ध्यान रखिएगा, इसमें विधानसभा या राज्य सरकार भंग नहीं होती। बस यह है कि राज्य सरकार का जो पैसा खर्च करने की जो शक्ति है उसके ऊपर कंट्रोल हो जाता है किसका, केंद्र सरकार का। तो वो बिना सोचे समझे किसी उद्देश्य पे पैसा खर्च नहीं कर सकती। उसको यह साबित करना पड़ेगा केंद्र के समक्ष कि यह धन हमें क्यों खर्च करना है। राज्य विधायिका द्वारा पारित धन और वित्त विधेयक जैसे बजट को राष्ट्रपति के विचार है तो आरक्षित रखने के केंद्र द्वारा राज्य को निर्देश दिए जा सकते हैं। ये एक और देखिए कि राज्य की जो विधायिका है, विधानमंडल है, वो अपना वित्त विधेयक, धन विधेयक यानी बजट मान लीजिए पारित करती है। तो बजट पारित होते ही सामान्य परिस्थितियां तो ये कहती है बजट पारित होने के पास वो जाएगा, उसके बाद राज्यपाल के पास, राज्यपाल जब साइन कर देता है तो बजट लागू हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है,
बजट पारित होने के बाद भी उस बजट को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाएगा, यानी राष्ट्रपति उस पर विचार विमर्श करेगा। उसमें यदि उसको कमी लगती है, कुछ खर्च ज़्यादा लगता है, तो उसमें काट छांट भी कर सकता है या पूरा का पूरा बजट ही रोक सकता है। तो ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड है, यानी आप खर्च करने का आपका अधिकार छिन गया। सिंपल एक लाइन में बात कहें तो यह है। इसके अतिरिक्त इनके वेतन भत्तों में कटौती के निर्देश, वेतन भत्तों में जो है कमी की जा सकती है। क्या क्या है, कौन कौन है? राज्य सेवा के कर्मचारी, जितने भी राज्य सरकार में कार्मिक कार्यरत है वो राज्य सेवा के। केंद्रीय सेवाओं के कार्मिक, केंद्रीय सेवाओं के कार्मिक कौन है? जैसे आईएएस है, आईपीएस है, ये राज्य में कार्यरत है, उनके ऊपर आईएफएस है या सेंट्रल सर्विसेज के कर्मचारी है। साथ ही साथ उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, यानी इनके वेतन भत्तों पर भी जो है कटौती करने के निर्देश जारी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप संक्षेप में देखें तो 3 चीज़ें हैं, बिल्कुल शॉर्ट में इसके प्रभावों को देखें। पहला तो है राज्य सरकार कोई भी धन खर्च करने से पहले केंद्र सरकार को उसका औचित्य साबित करेगी। दूसरा है राज्य की विधायिका द्वारा जो बजट पारित होता है उसे राष्ट्रपति के समक्ष विचार के लिए भेजा जाएगा। और तीसरा है कार्मिकों और जजों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। इस प्रकार से ये अनुच्छेद 360 आपने देखा और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ ये आपके समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं अब तक लागू किए आपातकाल, यानी तीनों को समझते हैं कि तीनों कितनी बार लागू। अभी मैंने थोड़ा सा पहले बता ही दिया, राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार, राज्य आपातकाल 125 बार लगभग, और वित्तीय आपातकाल 0 बार। तो देखिए राष्ट्रीय आपातकाल इसकी घोषणा 3 बार की जा चुकी है। 3 बार कौन से हैं ये सन भी याद रखें, 1962, 1971 और 1975। 1962 में चीन ने आक्रमण किया था नेफा पर। नेफा का अर्थ है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, उसके ऊपर, जिसे आजकल हम कहते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो इसके ऊपर आक्रमण किया था चीन ने, तो इस वजह से आपातकाल लागू किया। ये 62 से 68 तक रहा। इसी दौरान ये कहा जाता है कि साहब 1965 में भी तो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, लेकिन 65 में आपातकाल अलग से लागू नहीं किया, क्योंकि 62 में चीन के साथ युद्ध हुआ तो ये चल रहा था और 68 तक चल रहा था। तो इसीलिए लिखा है इसी दौरान 1965 में पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हुआ, मगर अलग से आपातकाल लागू करने की आवश्यकता नहीं हुई। इसी प्रकार देखिए 1971 में पाकिस्तान द्वारा आक्रमण करने के कारण दूसरा आपातकाल लागू किया गया। यद्यपि यह प्रभावी था, मगर इसी दौरान 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के नाम पे, ये तारीख पूछी गई है, इसको याद रखें, आंतरिक अशांति के नाम पर तीसरा आपातकाल लागू कर दिया गया। ये विचित्र स्थिति है। देखिए पहला आपातकाल 62 से 68 है, इसी दौरान पाकिस्तान का से युद्ध होता है हमारा 65 का, तो नया आपातकाल लागू करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन 71 वाला आपातकाल 75 में चल ही रहा था, लेकिन 25 जून 75 को पुनः आंतरिक अशांति के नाम पर तीसरा आपातकाल लागू कर दिया गया। तो दूसरा और तीसरा दोनों ही आपातकाल मार्च 1977 में वापस ले लिए गए। तो इस प्रकार से ये 3 आपातकाल अनुच्छेद 352 का यूज अभी तक हमारे देश में किया गया 3 बार, 62, 71 और 75 में। इसके बाद देखिए 75 में क्या हुआ था। 1975 में घोषित आपातकाल अधिकारों के दुरुपयोग के लिए सबसे अधिक विवादास्पद माना जाता है। इमरजेंसी जो 75 में लगी थी उसमें केंद्र सरकार द्वारा अधिकारों का काफ़ी दुरुपयोग किया गया, इस बात की शिकायतें आई। आज भी उस आपातकाल को अच्छा नहीं माना जाता, उसकी आलोचना की है विद्वानों ने। तो इस आपातकाल के बाद 1977 में हुए चुनावों में
श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की पराजय हो गई और जनसंघ की जीत हुई और नई सरकार ने आपातकाल की जांच के लिए शाह आयोग, ये याद रखना आपको, शाह आयोग का गठन किया था 1975 के आपातकाल की जांच करने के लिए कि सत्ता का कितना दुरुपयोग इसमें किया गया है, जिसने उक्त आपातकाल को उचित नहीं माना। अतः 44वां संविधान संशोधन 1978 में लाया गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, बार बार इसका उल्लेख आता है। इसमें बहुत से सुधार किए गए और कुछ सुधार ऐसे थे कि आपातकालीन प्रावधानों का दुरुपयोग रोका जा सके, तो ऐसे सुधार इसमें किए गए। जैसे उदाहरण के रूप में एक सुधार ये किया गया कि अब आपातकाल मंत्री परिषद के लिखित परामर्श से ही लागू होगा, लेकिन इससे पहले यह था कि प्रधानमंत्री के कहने भर से आपातकाल लागू हो जाता था। इसी प्रकार से आंतरिक अशांति को हटा दिया है अब, और सशस्त्र विद्रोह यदि कोई हो, आंतरिक अशांति तो कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई आंदोलन हो रहे हो शांतिपूर्वक, उनको भी नाम देते हैं आंतरिक अशांति, तो यह गलत हो जाता है। इसलिए कहा गया कि भाई अब आंतरिक अशांति के नाम पे नहीं लगेगा, बल्कि सशस्त्र विद्रोह के नाम पे लगेगा। राष्ट्रपति शासन की बात करें, अनुच्छेद 356 का कितना उपयोग हुआ है, तो 1950 से लेकर अब तक 125 से अधिक बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग हो चुका है, जिनमें अनेक अवसरों पर इसका प्रयोग मनमाने ढंग से राजनीतिक या व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण किया गया, तो इसका भी जमकर दुरुपयोग हुआ है। इनफैक्ट भारतीय संविधान की सबसे विवादास्पद धारा है ये अनुच्छेद 356, जिसका केंद्र की सरकार ने राज्यों में अपने विरोधी दलों की सरकार को उखाड़ने के लिए मनमाना दुरुपयोग किया है। अतः यह अनुच्छेद संविधान का सबसे विवादास्पद और आलोचनात्मक अनुच्छेद बन गया है। थोड़े से कुछ तथ्य देखें। सबसे पहले अनुच्छेद 356 का प्रयोग 1951 में किया गया पंजाब राज्य में। तब से अब तक लगभग सभी राज्यों में कम से कम एक बार तो यह लगाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश, मणिपुर, केरल जैसे राज्यों में तो 9-10 बार इसका प्रयोग हो चुका है, तो ये अधिकतम की संख्या है। कम से कम एक बार तो लगा ही है कुछ राज्यों में 9 से 10 बार भी लग चुका है, जैसे यूपी, मणिपुर और केरल। 44वें संविधान संशोधन 78 द्वारा सरकारी आयोग 1988 केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारी आयोग बना था, आगे पढ़ेंगे हम इसको, के द्वारा, और एसआर बम्बई केस जो है सुप्रीम कोर्ट का मामला है 1994 का, तो उसके द्वारा इसके दुरुपयोग रोकने के उपाय किए गए हैं। तो ये 44वां संविधान संशोधन तो हम जानते ही हैं, आपातकाल के रोकने के बहुत से प्रयास इसमें किए 78 में। उसके अलावा जो है सरकारी आयोग नियुक्त किया गया केंद्र राज्य संबंधों पर, तो उसने जो रिपोर्ट दी उसने भी जो है इसके दुरुपयोग रोकने के, और एक एसआर बम्बई मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया था, उस मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 356 का उपयोग मनमाने ढंग से नहीं करना चाहिए और यथासंभव अंतिम परिस्थितियों में अंतिम हथियार के रूप में ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। वित्तीय आपातकाल का मैं बता चुका हूँ, आज तक एक बार भी इसका उपयोग नहीं किया गया है। तो आपातकालीन उपबंधों की हमने बात की। इन आपातकालीन उपबंधों की कई आलोचनाएं की जाती हैं। आलोचनाएं क्यों की जाती है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि संघीय जो ढांचा है हमारे संविधान का संघीय ढांचे का अर्थ है कि केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकारें भी है, और सभी सरकारें अपने अपने क्षेत्र में अपने अपनी जो सूचियों के अनुसार उनको शक्तियां प्रदान की गई है उसके अनुसार अपना काम करती है। लेकिन ये संघीय ढांचा समाप्त हो जाता है और पूरा शासन जो है एकात्मक हो जाता है, यानी केंद्र सरकार सर्वे सर्वा बन जाती है और राज्य की सरकारें या तो भंग हो जाती है या केंद्र की कठपुतली बन जाती है। इसके अतिरिक्त आपातकाल के दौरान नागरिकों के मूल अधिकार अर्थहीन बन जाते हैं, राष्ट्रपति भी तानाशाह बन जाने का खतरा है। तो आपातकाल के आधार पर ही भारतीय संविधान के आलोचकों ने इसे मूलतः एकात्मक कहा है। संविधान, हमारे संविधान के कई आलोचक हैं विद्वान,
उन्होंने आलोचना में कहा कि भारतीय संविधान संघात्मक नहीं है, एकात्मक है। एकात्मक के साथ संघात्मक के तो कुछ एक लक्षण इसमें है, लेकिन कुछ भी हो, आपातकाल का बचाव भी किया है कई विद्वानों ने, तो इसमें देखिए। लेकिन कुछ आधारों पर आपातकाल का बचाव भी किया है। आपातकाल का प्रावधान सामान्य प्रावधान नहीं है, बल्कि ये अपवादजनक है। हमेशा नहीं लगता है अपवादजनक, जिसका प्रयोग यदा कदा ही किया जाता है। ये उल्लेखनीय है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोप के कई लोकतांत्रिक देशों में भी आपातकाल का प्रयोग किया गया। तो ये वहाँ से अनुभव हमें प्राप्त हुआ है कि आपातकाल, हमारे संविधान में आपातकाल के प्रावधान होने चाहिए, क्योंकि यूरोप के देशों पे जब संकट आए द्वितीय विश्व युद्ध में, तो आपातकाल के प्रावधान उन देशों के संविधानों में थे, तो ये उनके लिए अच्छा रहा, वो देश एकजुट रहे। भारत में वित्तीय आपातकाल का प्रयोग एक बार भी नहीं किया गया है, इसलिए संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आपातकाल का प्रावधान एक कड़वी दवाई के समान है, जिसका प्रयोग केवल अंतिम स्थिति में ही किया जाएगा, जब अन्य विकल्प मौजूद न हो। तो दवाई भले ही कितनी कड़वी हो, लेकिन जब दवाई ली जाती है तो रोग को ठीक करती है। तो इसी प्रकार आपातकाल भी दवाई के समान है, जो बीमार होने पे ही प्रयोग किए जाते हैं, रोज़ रोज़ नहीं। आपातकाल की घोषणा के बाद इसके समय को बढ़ाने के लिए और इसे लागू करने के लिए संसद के समर्थन की आवश्यकता है। तो इसलिए ये कहना है कि राष्ट्रपति साहब तानाशाह बन जाता है, शक्तियों का दुरुपयोग करता है, ये संभव नहीं। संसद में इस पर चर्चा होती है, वाद विवाद होता है, और संसद पारित करती है तभी तो लागू होता है, वरना तो 1 महीने 2 महीने में अपना आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए कार्यपालिका के द्वारा आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने SR मुंबई मामले में अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर प्रभावी प्रतिबंध लगाए हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा भी आपातकालीन प्रावधानों के दुरुपयोग पर प्रभावी प्रतिबंध लगाए गए हैं। वर्तमान में क्षेत्रीय दल अत्यधिक शक्तिशाली है। आप जानते हो कि इतना बहुमत सरकारों का हाल ही में पिछले चुनाव और इस चुनाव में ज़रूर भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। बाकी बीच के समयों में गठबंधन की सरकारें रही थी, तो गठबंधन की सरकारों में क्षेत्रीय दलों का बड़ा प्रभाव रहता है, रीजनल पार्टियां, और वो आपातकाल का प्रयोग नहीं करने देती अपने हितों को देखते हुए। तो इस प्रकार से दुरुपयोग की संभावनाएं कम से कम हो गई है। तो इस प्रकार से डर दुरुपयोग का है कि इससे जो है कार्यपालिका तानाशाह बन जाती है, नागरिकों के मूल अधिकार पर संकट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखें 356 का ज़रूर कुछ दुरुपयोग किया गया है, बाकी 352 का दुरुपयोग प्राय नहीं हुआ है, और 352 लगाया ही एक बार गया है। तो इस दृष्टिकोण से ये दुरुपयोग की है संभावना, लेकिन अब काफ़ी कम हो गई है। लेकिन भारत की संकट काल में एकता और अखंडता जब खतरे में हो, तो नागरिकों की राष्ट्रभक्ति केंद्र में होनी चाहिए, न कि राज्यों में। और इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस प्रावधान को डाला है, जो कि एक दवा के रूप में, एक अंतिम हथियार के रूप में बड़ा ही अचूक प्रावधान है। तो इस प्रकार से यह आपातकालीन प्रावधानों पर हमारा दूसरा वीडियो रहा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक अवश्य कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को इस वीडियो को फॉरवर्ड भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।